Friends, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today's our topic is about the pulley problems. Okay, now here we are going to discuss about the pulley complex problems. So the statement is given to you like that कि when pulley have a finite mass m and radius r, then tension in two segments of the strings are different. ये मेरे पास में पुली दिया हुआ है, बड़ा सीधा सा पुली है. मुझे यहाँ पर नई बात ये लग रही है कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि यहाँ पर जो है इस पुली का मास है दैट इज़ m. ये पुली का मास मेरा m है. नई चीज़ मुझे ये कंसिडर करनी रहेगी. इससे पिछले केसेस के अंदर में हमें पुली का मास नेग्लेक्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमें पुली के मास को कंसिडर करना पड़ेगा. तो सबसे पहले जब भी हम इस सॉल्यूशन पर आते हैं तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी रहता है हमारे लिए. तो सबसे पहले नाउ लेट अस डिस्कस द फ्री बॉडी डायग्राम. अच्छा, आपको मालूम है कि जैसा कि ये पुली जो है ये इस साइड के अंदर में रोटेट करेगा. द रोटेशनल डायरेक्शन जो होगा वो इस साइड का होगा. इसका क्योंकि बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हियर द मास m1 इज़ ग्रेटर देन द m2. इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा वेट होगा वो इधर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन. सो इट मीन्स इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट पार्ट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो नाउ लेट अस कंसिडर द फ्री बॉडी डायग्राम. हम लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले. तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर में क्या होगा. सबसे पहले हम लोग m1 का बना रहे हैं. ओके, और इधर ऐसे इसको हम लोग लिख देंगे m1g. फाइन. वेट सिंस इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए m1g एंड हियर इट इज़ द m2g. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ. यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने मास लिखा m1, यहाँ पर m1g और यहाँ पर हमारा है टेंशन. टेंशन क्या होता है एक्चुअल में, ये जो है हमारी स्ट्रिंग होती है, इसे हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं. और जो फोर्स जिसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वायर, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ टेंशन. इधर का फोर्स जो है वो इस वाले टेंशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है. इसका मतलब फोर्स इज़ ग्रेटर देन दिस T1. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि m1g माइनस T1 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स एंड दैट इज़ व्हाट A हियर. तो m1a करेक्ट है ये पॉइंट एकदम. दैट इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इस बॉडी का नीचे ही होने वाला है क्योंकि इस साइड में फोर्स हैवियर है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस टेंशन. सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव रिटन. सो लेट अस मेक द ब्रैकेट ऑफ दिस सेक्शन. सो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन द सेकेंड पार्ट. Now we have to make the free body diagram of mass m2. बड़ा सीधा सा फंडा है. ये m2 रहा मेरा और यहाँ पर रहा मेरा m2g. एक बड़ी सीधी सी फंडा है इस पुली के. अगर आप केस में देखोगे तो पुली कैसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी. ऑब्वियसली टेंशन जो होगा वो इस m2g से ग्रेटर होगा, इस फोर्स से ग्रेटर होगा. तो इसका मतलब इस केस के अंदर में हमने क्या कर देना है कि जो हमारा टेंशन जो है हमारा T2, दैट T2 इज़ ग्रेटर देन m2g. इसका मतलब ये हुआ कि T2 माइनस m2g विल बी इक्वल्स टू वॉट m2a. दैट इज़ आवर सेकंड इक्वेशन. ओके, सो नाउ इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं और लिख लेते हैं. दैट इज़ आवर सेकंड इक्वेशन. ये भी कंप्लीट हुआ. अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पर जब पुली मूव करता है तो यहाँ पर रोटेशनल टॉर्क जनरेट होता है. ये पुली जो मूव करता है तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल टॉर्क जनरेट होगा. ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है. ठीक है, रोटेशनल टॉर्क को जनरेट करना पड़ेगा हमको. तो देखिए रोटेशनल टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ अल्फ़ा. इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन. ये आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हो. एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांजिशनल मोशन, दैट इज़ रिलेटेड टू द रोटेशनल मोशन. ओके, ट्रांजिशनल मोशन की जब आप बात करते हो तो वहाँ ए लिखते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन. यहाँ पर आपका रोटेशनल मोशन, इसलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा से. ओके, तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है आपको. चलिए
अब इस पॉइंट के अंदर में सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा। अच्छा, टॉर्क जो है दैट इज़ द एनालॉगस पार्ट ऑफ द फोर्स। अगर हम लोग लीनियर मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर फोर्स यूज़ करते हैं, अगर हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम लोग टॉर्क का यूज़ करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस डिफाइन टॉर्क। एक सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास में एक छड़ी है, हमने यहाँ पर क्या लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी ऊपर मूव करने लग जाएगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ टॉर्क। ये रोटेट करने लग गया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही फोर्स लगाया तो ये रोटेशन होना चालू हो गया इस पोर्शन का। ठीक है, एकदम क्लियर पॉइंट है आपको यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जब ये टॉर्क आपका T1 यहाँ काम कर रहा है, टॉर्क में दो चीज़ें होती है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक होती है क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज टॉर्क को ले रहा हूँ पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को लूँगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है मेरा कंसीडर होगा पॉजिटिव, और ये वाली साइड में अब उसी तरीके से ये जो T2 है एक्चुअल में टॉर्क है कि एक तरीके का फोर्स ही हुआ, तो ये T2 जो है रोटेशनल मोशन के लिए ये कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा T2 भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, टॉर्क अगर इस डायरेक्शन के अंदर में जा रहा है, तो अगला जो T2 होगा वो उसको अपोज करेगा। तो वो कैसे अपोज करेगा, उसको इस डायरेक्शन में अपोज करेगा, T2 इस फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोर्स जो टॉर्क होता है इसको हम लोग लिखते हैं RF से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे प्लस में क्या हुआ, एक्चुअल में टेंशन भी क्या एक तरीके का फोर्स ही हुआ हमारे लिए। तो यहाँ पर सो व्हाट वी विल डू हियर इज दैट T1, सिंस T1 को हमने पॉजिटिव कंसिडर करा एंड T2 इज़ अ नेगेटिव, क्योंकि T1 अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो T2 क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में। ओके, सो इट मीन्स दैट द T1 minus T2 will be multiplied by, as you know that is the R is the radius, ये रेडियस है पोले का, तो ये R मैंने यहाँ पर लिख दिया। नाउ इज इक्वल्स टू I अल्फ़ा। ठीक है, टॉर्क का रोटेशनल मोशन में आप पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है I अल्फ़ा, दैट इज़ द पार्ट। ओके, सो नाउ लेट अस मूव। अब यहाँ पर एक रिलेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके में। आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो मूव करने लगता है, कैसे, इस तरीके से। तो सिमिलरली उसका थीटा भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। हम लोग रोटेशनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपने एक बड़ी सिंपल सी वर्ड को पढ़ा था कि S इज इक्वल्स टू थीटा R होता है। ओके, सो नाउ लेट अस, ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt, लिखो ds/dt, ds/dt इज इक्वल्स टू वॉट, d अपॉन dt। यहाँ पर थीटा R को आप पुट कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास में v इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, R d थीटा अपॉन dt। डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज़ द आर ओमेगा, करेक्ट। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ही इसकी होगी। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करना ऑब्वियसली मुझे, क्योंकि वहाँ पर तो एंगुलर एक्सेलरेशन ही हो रहा था, दैट इज़ वॉट dv/dt। ओके, सो नाउ d अपॉन dt लिखा मैंने यहाँ पर, ब्रैकेट में लिख दिया r ओमेगा। सो a इज इक्वल्स टू, r को बाहर निकाल दीजिए, d ओमेगा बाय dt। सो दैट इज़ व्हाट, r हो गया यहाँ पर, d ओमेगा अपॉन dt कितना होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड बाय द d ओमेगा अपॉन dt, सो दैट इज़ अल्फ़ा। तो सिमिलरली a इज इक्वल्स टू r अल्फ़ा हमें मिला है यहाँ पर। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर, ये हमारा मेन रिलेशन है यहाँ पर। तो ये पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई है ये रोटेशनल मोशन की है। मैं एक बार सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, इसको बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ओमेगा की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह से ए की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि हमारी ट्रांजिशनल मोशन में होता है, जो कि सिंपल हमारा मोशन लीनियर मोशन कहलाता है, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देन आफ्टर ईयर थीटा इज़ व्हाट, एंगल, क्योंकि कभी भी रोटेशन होता है तो ऑब्वियसली पोले का जो एंगल होगा वो भी चेंज होने वाला है। ओके, दैट इज़, सो ये कुछ 4 पैरामीटर पे बेस था ये मेरा पोर्शन।
फाइन। तो चलिए अब हम लोग वापस से क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो अभी हमने रिलेशन जो डिराइव किया था उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो हमने ये डिराइव किया था कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना होता है, ए अपॉन आर होता है। तो T1 माइनस T2 आर दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा अपॉन ए अपॉन आर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, आई जो है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज़ बेसिकली नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बहुत ही क्लियर करने वाला हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो एक बड़ा सिंपल सा यही होता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट के अंदर में ही रहती है अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। और इनर्शिया जो डिपेंड करता है मास के ऊपर में, तो रोटेशनल अगर किसी भी बॉडी का अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको रोटेशन कराने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा होगा। फाइन। सो चलिए इसके अंदर हम लोग देख रहे थे बड़ा सिंपल सा तरीका, T1 माइनस T2 दैट इज़ R इज इक्वल टू, सिंस पुली जो है हमारा क्या है एक तरीके का पूरा स्पेयर पोर्शन का है, तो I जो होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन आर। इसका होता है हाफ एम आर स्क्वायर। अब आगे वाली चैप्टर में इसको बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमारे पास में T1 माइनस T2 आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आर से आर आप कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा हाफ एम आर ए, इधर आर से आर इधर कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास में क्या बच जाने वाला है, T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ए। तो यहाँ तक होती है हमारी पूरी पोर्शन का एंड। लेकिन अभी भी हमने इस पूरे सिस्टम के एक्सीलरेशन को डिटरमाइन नहीं किया है। हमें अभी तक भी T1 की वैल्यू नहीं मालूम है, T2 की वैल्यू नहीं मालूम है और ना हमें एक्सीलरेशन मालूम है। हमने बेसिक इक्वेशन सब डिराइव कर ली है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट अस मूव ऑन टू द डायग्राम अगेन। ये हमारा डायग्राम है, इसमें से हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो भी मैं अब आपको समझा देता हूँ। एक सिंपल सी बात होती है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम, फाइन समेशन ऑफ द फोर्सेस। तो अगर इस डायग्राम को अगर आप क्लियरली देख के पता लगा सकते हो कि यहाँ पर जो है ये वाला फोर्स ज़्यादा है इस कंपैरिजन टू दैट टाइप ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि m1g माइनस m2g अपॉन द टोटल मास m1 प्लस m2। लेकिन इस बार हमें पुली का मास भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो पुली के मास को कंसिडर करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ c फॉर द कांस्टेंट एंड m इज़ द मास ऑफ द पुले। सो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं अगर सर्कुलर सिस्टम की, तो एम आर स्क्वायर होता है, उसका कांस्टेंट कितना होता है हमारा हाफ। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए इज इक्वल्स टू m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस इन द बिहाफ ऑफ द सी वी विल राइट हियर हाफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पुले सिस्टम का एक्सेलरेशन जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द टेंशन। अब हमने सबसे पहले m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस T1 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो लेट अस मूव, लिखा है यहाँ पर m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 n/2 दैट इज इक्वल्स टू m1g माइनस T1। ओके, सो नाउ मैंने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने ये वैल्यू को यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को तो एम जी लिख दिया यहाँ पर मैंने, यहाँ पर m1 हो गया m2 प्लस m/2 माइनस m1 प्लस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2 इज इक्वल्स टू T1। सो नाउ इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास m1g ब्रैकेट में बचेगा 2m2 प्लस m/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2 दैट इज T1, दैट इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन 1। फाइन। सिमिलरली मैं टेंशन T2 की वैल्यू भी इसी तरह से डिटरमाइन करूँगा, बस फ़र्क इतना है T2 इज़ फॉर द मास m2। सो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर इज़ दैट, यहाँ पर आप m2 लिखोगे, g लिखोगे एंड सिमिलरली अंदर जो हो जाएगा वो Tm1, ये हो जाएगा पूरा आपका एक्सप्रेशन। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द मास टू बी कंसिडर्ड ऑफ अ पुले। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी आउट। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो
click on the like button and subscribe my channel. Thanks a lot.